Today we will solve a paper of BA English Part 1, University of Punjab. मेरे हाथ में 2018 का लेटेस्ट पेपर है. Question 1. Explain with reference to context any three of the following extracts. Extracts टुकड़े. इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स पोएट्री में से लिए जाते हैं, यानी स्टेंजा लिया जाता है. 2 पैराग्राफ प्लेज में से लिए जाते हैं. आपने कोई से 3 करने हैं. फर्स्ट, then chicken to fry, the baby to dry, I got company to feed, the garden to weed. माया एंजेलो की लिखी पोएम वैमन वर्क. माया एंजेलो बताती है कि औरतों को बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक काम करने पड़ते हैं. कहती है फिर मुझे चिकन फ्राई करना पड़ता है, बच्चों को खुश्क करना पड़ता है. आई गॉट कंपनी टू फीड, मुझे दोस्तों को खाना खिलाना पड़ता है. द गार्डन टू वीड, और मुझे बागीचे में से फालतू जड़ी बूटियाँ वीड निकाल फेंकनी होती हैं, सफाई करनी होती है बागीचे की, यानी कि डोमेस्टिक काम करने पड़ते हैं. सबसे पहले रेफरेंस लिखते हैं, पोएम का नाम और राइटर का नाम. कंटेक्स्ट, इन लाइन्स से पहले क्या बात थी, या पोएम का ओवरव्यू लिखते हैं कंटेक्स्ट में. फिर एक्सप्लेनेशन, इन्हीं लाइन्स की, सिर्फ इन्हीं लाइन्स की एक्सप्लेनेशन करते हैं. एंड पर अगर आप कमेंट लिखते हैं तो आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता है. नोट्स में मैं पेज नंबर 14 पर जाता हूँ. वहाँ पर मल्टी आंसर है. मल्टी आंसर में हमने लिखा है शी रोस्ट्स चिकन्स फॉर हर फैमिली as well as for guests, baths her baby then dries her, her or him, cleans the garden and removes needless plants growing there. अगर आप ऊपर टाइटल देते हैं रेफरेंस, कंटेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन, नीचे अगर आप ये कंप्लीट आंसर लिख देते हैं मल्टी, तो आपको 7 में से 5 मार्क्स मिल जाते हैं. प्रॉमिस. बी, and whistles in his sound, last scene of all that ends this strange eventful history, is second childishness and mere oblivion. Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. हमने इम्पॉर्टेंट स्टेंजाज अलग से नोट्स में दिए. स्टेंजा नंबर 15 है, पेज नंबर 97 है. शेक्सपियर की पोएम ऑल द वर्ड्स अ स्टेज है, और बताता है इंसान की आखिरी स्टेज ये है विसल्स इन हिज साउंड, उसकी आवाज़ में सीटियाँ बजती हैं. लॉस्ट सीन ऑफ ऑल, और फिर आखिरी स्टेज आ जाती है दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, ये इस रंग बिरंगे वाक़यात से भरी हुई तारीख का इख्तिताम है. इस सेकंड चाइल्डिशनेस, ये दूसरा बचपन है. एंड मेर ओब्लिवियन, ये तो गुमनामी की ज़िंदगी है, बुढ़ापा आ गया, 70 साल का हो गया है. सेंस टीथ, दांतों के बगैर. सेंस आइज, आँखों के बगैर. सेंस टेस्ट, जायके के बगैर. सेंस एवरीथिंग, अब उसके पास कुछ भी नहीं रहा. आंसर के लिए आप पेज नंबर 40 पर जाएंगे. पेज नंबर 40 पर हमने लिखा है एट द 7th स्टेज he becomes an ancient thing, a waste of time. This stage reduces a man to nothing, end of colorful life. So we come to know death is a delightful hiding place for a weary man. थके हुए इंसान के लिए सबसे बेहतरीन छुपने की जगह मौत है. ऐसी कोटेशन आप लिखेंगे, आपको 7 में से 5.5 मार्क्स मिलेंगे.
किसी ने ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं की होगी। दिस इज प्रॉमिस। पेज नंबर 40 था। थर्ड स्टैंजा, so little happens, the black dog cracking his fleas in the hot sun is history, yet the girl who crosses from door to door moves to a scale beyond the bland day's 2 dimensions. इंपॉर्टेंट स्टैंजाज जो मैंने सेपरेट दिए, 32 नंबर स्टैंजा आया है। पेज नंबर 99 पर नोट्स में आप देखेंगे। आंसर इसका वैनिशिंग विलेज, खत्म होता हुआ गांव। राइटर कहते हैं गांव खत्म होते जा रहे हैं, एक गांव उसके सामने, कहते हैं सो लिटिल हैपन्स, यहां पर कुछ भी नहीं होता। इस गांव में कुछ भी नहीं होता। द ब्लैक डॉग क्रैकिंग हिज फ्लीस इन द हॉट सन, ब्लैक डॉग धूप में बैठा अपने पिस्सू मार रहा है। इज हिस्ट्री, यही बस तारीख है। गांव की तारीख ये है कि यहाँ पर सुस्ती और कुछ भी नहीं होता। येट अ गर्ल हु क्रॉसेस फ्रॉम डोर टू डोर, हाँ लेकिन वो लड़की जो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर मूव्स, हरकत कर रही है, आ जा रही है, मूव्स टू अ स्केल, वो एक तवाजुन की तरफ इशारा कर रही है। यानी कि लड़की एक डोर से दूसरे डोर तक जाती है। पोएट को ऐसा लगता है इस गांव के अंदर कोई मूवमेंट मौजूद है और गांव दोबारा स्केल तवाजुन पर आ जाएगा। बियॉन्ड, इससे कता नज़र, इससे कता नज़र, इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दीजिए। द ब्लैंड डेज के दिन के, इस खाली दिन के 2 dimensions, दोनों सिमतों, इस खाली दिन की दोनों सिमतों से कता नज़र, यानी कि खाली दिन और खाली रात से कता नज़र हो जाइए। ये लड़की की मूवमेंट मुझे बताती है कि गांव दोबारा रिस्टोर हो जाएगा। ये स्टेंजा हमने इंपॉर्टेंट स्टेंजाज में ऑलरेडी दिया हुआ है। 32 नंबर स्टेंजा है, पेज नंबर 99 है नोट्स में। आंसर इसका 63 पेज पर देखें, मल्टी आंसर में मौजूद। ऊपर हेडिंग देनी है रेफरेंस, कंटेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन, नीचे ये मल्टी आंसर लिखना है और इसका आंसर विविड। इन दिस पोएम द रेफरेंस ऑफ डेजर्टेड हाउसेस engulfing why and the sick dog make us sad and gloomy at the hard luck of the village. But a girl is seen moving from door to door. She is not static, वो साकिन तो नहीं, and that is a powerful symbol of good future, और ये अच्छे फ्यूचर का ज़बरदस्त सिंबल है। फ्रॉम पोल टू पोल, शुमाल से जनूब तक, मशरक से मगरब तक। स्टेंजा इंपॉर्टेंट स्टेंजाज में भी मौजूद, और एक ही क्वेश्चन तैयार किया है, उसमें इसका एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, कंटेक्स्ट मौजूद। और मैं आपके लिए क्या करूं? डी, पैराग्राफ आया बेर में से, शेखफ का, चेकफ का लिखा हुआ प्ले। नथिंग, नहीं नहीं, गो अवे, पापोआ बोल रही है। आपको पता है हिप्पोक्रेट करैक्टर है, मुनाफिक करैक्टर है। वो समनोव को कभी कहती है रुक जाओ, कभी कहती है चले जाओ। कहती नथिंग, गो अवे, नहीं नहीं चले जाओ। नो स्टॉप, अरे नहीं रुको। नो गो अवे, अच्छा जाओ। गो अवे, चले जाओ। आई हेट यू, तुमसे नफरत करती हूं। और नो, या नहीं करती। डोंट गो अवे, मत जाओ। ओ इफ यू न्यू हाउ एंग्री आई एम, तुम्हें अगर खबर हो जाए कि मैं कितनी गुस्से में हूं। हाउ एंग्री, मैं कितनी गुस्से में हूं। आई एम। थ्रोज हर रिवॉल्वर ऑन द टेबल, लड़ने के लिए उसने रिवॉल्वर हाथ में संभाले थे, रिवॉल्वर टेबल पर फेंक देती है। माई फिंगर्स हैव स्वॉलन, मेरी तो उंगलियां सूज गई हैं। बिकॉज ऑफ ऑल दिस, इस सारी लड़ाई में। टेयर्स हर हैंड करचीफ इन टेम्पर, टेम्पर गुस्सा, गुस्से में अपना रुमाल फाड़ देती है। वॉट आर यू वेटिंग फॉर, गेट आउट, तुम यहां क्या ठहरे कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, दफा हो जाओ यहां से।
इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो मैंने प्लेस के दिए हैं, पैराग्राफ नंबर 49 है, पेज नंबर 148 पर देखिए नोट्स। इसका आंसर रेफरेंस, कंटेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, कमेंट सब मैंने मल्टी बना दिया। पेज नंबर 117 पर मौजूद है, 100% मौजूद है। लास्ट paragraph, that paragraph is from smoke screens. There's an amazing lot of electricity at work in this house. सुसन करेक्टर है, अपनी बहन लूसी से बोल रही है, कहती है मर्द बुरे तो नहीं हैं। सुसन कहती है मर्द बुरे नहीं हैं। देयर इज एन अमेजिंग लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट वर्क, यहाँ पर घर के अंदर दिलचस्प बहुत सारी बिजली काम कर रही है। यूर किचन अ साइट, तुम अपने किचन का नज़ारा तो करो। यू टर्न अ स्विच, तुम बटन ऑन करती हो। एंड लेट इलेक्ट्रिसिटी डू द थिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी काम करना शुरू कर देती है। दैट यूज टू मेक वुमेन स्लेव्स टू हाउस होल्ड टास्क, वो काम बिजली करती है जिन कामों ने औरतों को महकूम, औरतों को गुलाम बना रखा था घर के कामों का। औरत घर के कामों में मसरूफ रहती, घर के कामों की गुलाम रहती, लेकिन बिजली आ गई, औरत को छुट्टी मिल गई, काम अब बिजली करती है। वॉशिंग मशीन, आई थिंक मैन इन्वेंटेड ऑल दीज गैजेट्स, मेरे ख्याल में इन तमाम मशीनों को आदमियों ने बनाया है। मैन फ्रीड यू फॉर द कैरियर, आदमियों ने ही तुम्हें मौका दिया है कि अपना फ्यूचर बनाओ। इन विच यू हैव बीटन अदर मैन, और तुमने कैरियर बनाकर दूसरे मर्दों को जेरी किया, शिकस्त दी, यानी कि तुमने उनसे अच्छा बिजनेस किया। देयर इज गुड इन मैन माई डियर, माई डियर मर्दों से नफरत मत करो, मर्दों में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। अगर आप प्लेज के पैराग्राफ करते हैं तो इसमें आपको 2 मार्क्स वैसे ही एक्स्ट्रा मिलते हैं, क्योंकि 99% बच्चों ने प्लेज नहीं किया होता। तो प्लेज करें, पेपर चेकर आपको अप्रिशिएट करता है कि ये पढ़ने वाला बच्चा है। आप वैनिशिंग विलेज वाला, यानी कि सी, डी और ई, ये पैराग्राफ आपने एग्जाम में करने थे। मेरी प्रेफरेंस इनको है। क्वेश्चन नंबर 2, ताकि कोई भी जो मल्टी मटीरियल आपने तैयार किया है वो क्लैश भी ना करे कहीं पर। क्वेश्चन नंबर 2, पहले बच्चे 300 क्वेश्चन तैयार करते थे, अब आपने जस्ट 60 क्वेश्चन तैयार करने हैं। स्टोरीज कितनी हैं? 15 ही क्वेश्चन है। प्लेज कितने? 4 ही क्वेश्चन उसके तैयार करने हैं, तो ये ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 150 वर्ड्स में लिखना है। हमारे क्वेश्चन जो मल्टी 10 क्वेश्चंस का एक आंसर हमने बनाया हुआ है, हर जगह यूटिलाइज हो रहा है, वो 150 to 200 वर्ड्स का है। टेन मार्क्स का एक पार्ट है, 2 पार्ट सेलेक्ट करने हैं। Why couldn't John Steinbeck, the writer, ever forget? जॉन स्टिनबेक क्यों नहीं भूल सका कभी भी हिज मीटिंग, अपनी मुलाकात विद द कॉटन पिकर्स, कॉटन पिकर्स के साथ अपनी मुलाकात क्यों नहीं भूल सका? ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट पेज नंबर 7 नोट्स में देखेंगे। मल्टी आंसर से पहले हमने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनमें 2016 में आने वाला क्वेश्चन है व्हाट डज द राइटर रिमेंबर द फैमिली। फिर 2015 यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में आया, द राइटर कॉल्स द मीटिंग विद द पुअर फैमिली वेरी प्रेजेंट। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन है वॉज सम एलिमेंट ऑफ ग्रेट ब्यूटी देयर, ट्रेस दैट ब्यूटी ब्रीफली। ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ऊपर, आंसर एक ही है। आंसर आया दे अर्न दैट दे ईट,
वो उतना ही कमाते थे जितना वो खाते थे। गेट दैट दे वेयर, उतना वो लेते थे जितना वो पहनते थे। ओव नो मैन्स हेट, किसी आदमी से नफरत नहीं करते। इनवाय नो मैन्स हैप्पीनेस, किसी आदमी की खुशियों से हसद नहीं करते। ग्लैड ऑफ अदर मैन्स गुड, दूसरे लोगों की अच्छाई में खुश हो जाते। एंड दैट इज देयर ज्यूल, यही उनका जेवर था। अ गुड बैंक अकाउंट, यही उनका बैंक अकाउंट था। इन लोगों ने नोबल ऑनेस्ट जिंदगी, सिंपल जिंदगी जी है। ये आंसर मौजूद है। बी, डिस्कस द थीम ऑफ द स्टोरी द शेडो इन द रोज गार्डन बाय D.H. लॉरेंस, पेज नंबर 19 नोट्स में जाएंगे। हमने क्वेश्चन लिखा है मल्टी आंसर से पहले, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का थीम क्या है, और हमने थीम बताया भी है उसके अंदर। द मैरिड कपल मस्ट बी ब्रॉड, जो शादीशुदा लोग हैं उनको इतना वसीउल जहन होना चाहिए, उसका जहन में इतनी वुसअत हो। एंड रियलिस्टिक, हकीकत पसंद हो। किस मामले में? टू फॉरगिव, कि वो भुला सकें, एक्सेप्ट तस्लीम कर सकें, एंड रिस्पेक्ट, और वो इज्जत करें। द ओल्ड अफेयर्स, पुराने अफेयर्स की, यानी कि मर्द औरत के शादी से पहले वाले अफेयर्स की वो फॉरगिव भी करे, रिस्पेक्ट भी करे, एक्सेप्ट भी करे। औरत भी अपने हस्बैंड के पुराने अफेयर्स को रिस्पेक्ट दे, उसको एक्सेप्ट करे और उसको फॉरगिव, माफ भी करे। शादीशुदा कपल के लिए ये ज़रूरी है। D.H. लॉरेंस ऐसा ही राइटर है, इसीलिए वो इंग्लैंड और अमेरिका में बैन भी रहा है। दिलचस्प है। सी, हाउ डज एंटोन चेखव ब्रिंग आउट द hypocritical nature of the Papuas in the play The Bear? पापुआ हिपोक्रेटिकल, हिपोक्रेट है, फेक है, मुनाफिक, झूठी है। पेज नंबर 119 पर इसका कंप्लीट आंसर मौजूद है। बार बार हमने बताया है कि ये प्राउड है, ये फेक है, अनरियल है, अनइवन है, कोनिक है। पढ़कर बताऊं क्या? ये देखें। Papua was false in pretending her grief and her special state of mind due to shock of her husband's death, which leads her in refusal of payment. She was an unreal and uneven conic character due to three factors: her affection, her quarrelsome nature, and her sudden change of mood. blah blah blah. और ऊपर ये क्वेश्चन भी हमने लिखा है, Papua makes a mere show as a mourner, वो दिखावा कर रही थी। अच्छा, फिर लिखा है डिस्कस Papua as an unreal and fake prude। आंसर लिखा है और आंसर की उर्दू भी करके दी है नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से कौन से दो क्वेश्चन करेंगे? फर्स्ट 2 क्वेश्चन स्टिनबैक का करें और शैडो इन द रोज गार्डन, ये 2 क्वेश्चंस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज, फिर पोएट्री में से क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएटिस माया एंजेलो, 20 पोएम्स हैं, 20 क्वेश्चन याद करने हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन, 40 नंबर उसमें से आ रहे हैं, उसमें से 25 नंबर गेन कीजिए। हाउ डज द पोएटिस माया एंजेलो आइडियलाइज द कैरेक्टर ऑफ अ वुमन इन द पोएम वुमेन वर्क? वैमन वर्क में किस तरह उसने करैक्टर को आइडियलाइज किया है, वैमन के करैक्टर को आइडियलाइज किस तरह किया है माया एंजेलो ने। पेज नंबर 14 पर जाएंगे, किस तरह आइडियलाइज किया है। मल्टी आंसर से पहले हमने क्वेश्चन लिखा है, हाउ डज शी ड्रीम ऑफ एन आइडियल लाइफ। आइडियल लाइफ क्या थी माया एंजेलो की? नेचर की कंपनी में रहे, वही नेचर से सुकून दे। इज एन आइडियलाइजेशन ऑफ सम सॉर्ट नेसेसरी, क्या आइडियलाइजेशन, मिसाली जिंदगी ज़रूरी है हमारे गुजारे के लिए एज सेन ह्यूमन बीइंग्स। फिर क्वेश्चन हमने लिखा, द पोएम वुमेन वर्क इज अ ड्रीम ऑफ एन आइडियल लाइफ। आइडियल लाइफ का ड्रीम है कि वुमेन को आइडियलाइज किया गया है कि वुमेन
डोमेस्टिक कोर्स के अंदर, डोमेस्टिक कामों के अंदर बर्बाद हो गई है, उसको फितरत, नेचर सुकून दे सकती है। बस आंसर हमने दिया है कि सो शी कॉल्स द एलिमेंट्स ऑफ कंफर्ट, elements of nature as sunlight, moon glow, dewdrops, snowflakes, windstorm, rain, etc. Because these are the only friends and ideal. Idealization is necessary for our survival as human being. तो ये सारा आंसर मौजूद है इसमें, और अच्छा आंसर मौजूद है। छोटे सेंटेंस में हमने बड़ी बात की है, सिंपल लैंग्वेज में आइडिया बढ़ा दिया है, ना कि लैंग्वेज मुश्किल रखी है। छोटा सेंटेंस, बड़ा आइडिया, हेमिंगवे का स्टाइल, मी इन दी, मैं तुम में हूं। पेपर चेकर को अपील करता है, उसको फौरन समझ आ जाती है। वो आपको नंबर इस तरह देता है, बिस्किट की तरह देता है, टिक 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 टिक। How many stages of human life does Shakespeare point out in the poem? कितनी स्टेजेस बताई हैं शेक्सपियर ने? Which stage of life do you find more fascinating? कौन सी स्टेज ज़्यादा दिलकश लगी आपको? कौन स्टेज ज़्यादा अच्छी लगी आपको? ये क्वेश्चन हमने भी कहीं बनाया था, हमने भी क्वेश्चन लिखा था नोट्स में। What are the 7 ages of man? How has Shakespeare studied the different stages of man's life and which one found it fascinating? कौन सी ज़्यादा दिलकश आपको नजर आई या शेक्सपियर ने बनाई? तो ऑब्वियसली 7 स्टेजेस लिखेंगे, तो उसमें सबसे फैसिनेटिंग जो है वो 3rd स्टेज ऑफ लाइफ है। And at the 3rd stage he becomes a lover, a man of ideas. पेज नंबर 41 पर देखेंगे, he sighs and writes poems in praise of his beloved and crescent like eyebrow. I as a reader cannot deny Shakespeare's description of a lover who is as true as Squire of Chaucer. हमें ऐसा लगा जैसे चासर एक पुराना राइटर है, उसका करैक्टर था स्क्वायर, वो भी लवर था, हमें वो याद आ गया है। ऐसा डिस्क्राइब किया है ब्रीफ लाइंस में शेक्सपियर ने लवर को। जब आप इस तरह का रेफरेंस डाल देते हैं, छोटी सी लाइन है, तो पेपर चेकर को लगता है ही इज़ वन ऑफ अस, ये तो लिटरेचर का आदमी है, इसने तो बहुत सारी किताबें पहले से पढ़ी हुई हैं, या ये उनकी कंपनी में बैठता है जो लिटरेचर वाले हैं, तो वो आपको अप्रिशिएट करता है। तो 7 स्टेजेस, मैंने 7 स्टेजेस ही लिखी हैं, और मैं आपके लिए क्या करूं इस मल्टी आंसर के अंदर। 3rd क्वेश्चन है, तो आप इसमें फर्स्ट और लास्ट कर सकते हैं। 3rd क्वेश्चन, डिस्कस कुबलाई खान एज अ हाईली इमेजिनेटिव पोएम ऑफ फैंटास्टिक इमेजरी। इमेजिनेटिव तखयलाती, ख्वाबीदा, फैंटास्टिक नफीस आला दर्जे की इमेजरी तस्वीरें हैं। ऐसी पोएम है जिसके तखयल में कमाल किस्म की नफीस आला दर्जे की तस्वीरें हैं, यानी कि तस्वीरों से, ख्वाब से भरी हुई पोएम है। पेज नंबर 70। क्वेश्चन मैंने लिखा था डिस्कस द पोएम एज अ फैंटेसी, ये एक ख्वाबीदा पोएम है। मैंने लिखा था डिस्कस द फैंटास्टिक एंड ड्रीम लाइक एटमॉस्फेयर ऑफ द पोएम, सेम। आंसर भी हमने दिया है, सेक्रेड रिवर, एल्फ रैन थ्रो डीप केव्स, ब्राइट गार्डन्स, वाइंडिंग स्ट्रीम्स, ट्रीज, स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स, सनलिट प्लेसेस, सनी फ्लायर डोम विद caves of ice, an Abyssinian maid playing on a dulcimer, singing. Vivid imagination, combination of energy and control. He packed the poem with fantastic and dreamlike atmosphere.
ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट, सारा आंसर मौजूद है। और ये आंसर ऐसा है, अगर आप इसमें कोई मिस्टेक नहीं करेंगे 8.5 मार्क्स आप लेंगे, आपकी राइटिंग अच्छी है। तो इसमें फर्स्ट एंड लास्ट आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सिक्सटी क्वेश्चन बना के दिए हैं, आपने उन 60 क्वेश्चंस को तैयार करना है। आपका 100% पेपर होता है, मैं आपके लिए और क्या करूं। पिछली क्लास में मैं कह रहा था, मैंने कहा मैं और आपके लिए क्या करूं। वो छोटी कद की आयशा मुझे कहती है, निकम्मी कहती है, और आप हमारे लिए जान दे दें, बताओ। फिर कहती है नहीं नहीं, मेरा मतलब है हम आपके लिए जान दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने के लिए पहले से आपके जहन में तहम्मुल, आपके जहन में हौसला होना चाहिए कि पहले सुन तो लें करना क्या है। आप कहते हैं बस हमें पैराग्राफ मिल जाए, हम वहीं जाके वहीं आंसर याद कर लें। याद करने वाला काम नहीं है। और ये वो क्वेश्चन है जिससे पता चलता है कि आपको कितनी इंग्लिश आती है, आप पास होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। सो दैट इज इंपॉर्टेंट वन। इसके लिए खुद से लिखना आना चाहिए। क्रिएटिव राइटिंग के मैंने 30 लेक्चर्स बना दिए, वीडियोस, आपकी नस्ल को काफ़ी है। वो लेक्चर्स अगर आप लेते हैं तो आपको लिखना आ जाता है, पीएचडी तक आप चले जाएं, आपको लिखने का प्रॉब्लम नहीं होता। तो आइए अब हम प्रेसेस एंड कैम्प्रीहेंशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्र से इस पूरे पैराग्राफ को सुनिए, मैं आपको बताऊंगा कि करना कैसे होता है। ऊपर पैराग्राफ है, नीचे क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर देने हैं। सैयद अहमद हैड गॉन टू इंग्लैंड ऑन ड्यूल मिशन, डबल मिशन पर गया था सर सैयद अहमद खान। कहाँ गया था? इंग्लैंड गया था। इंग्लैंड को अंडरलाइन करें, सैयद अहमद को अंडरलाइन करें। टू लर्न एंड टू टीच, क्या करने गया? पढ़ने भी गया और पढ़ाने भी गया। अंडरलाइन करें, लर्न एंड टीच। हिज मिशन ऑफ लर्निंग वॉज फुलफिल्ड as well as it might be in a year and 5 months. 1.5 साल में उसने सीखना था, सीख लिया वो। He had learned enough to understand, वो काफ़ी कुछ सीखा, समझ गया। What was there in character, कि किरदार में क्या खूबियाँ होती हैं, मैनर्स कैसे होते हैं, मूड्स कैसे होते हैं, एंड इंस्टीट्यूशंस, इदारे कैसे होते हैं ऑफ द ब्रिटिश, बरतानवी लोगों के। तो अंडरलाइन करें, मुझे करेक्टर, मैनर्स, मूड्स और इंस्टीट्यूशन, थोड़ा लग रहा है कि ये बात जरा अच्छी है। हैड मेड देम रूलर ऑफ द वास्ट एम्पायर, यही मैनर्स, मूड्स और इंस्टीट्यूशन जो अच्छे थे, क्वालिटी वाले थे, इन्हीं की वजह से वो एक बड़ी सल्तनत के हुक्मरान थे। तो वास्ट एम्पायर को अंडरलाइन करें। हिज टीचिंग मिशन हाउएवर वाज नॉट सो सक्सेसफुल, वो चाहता था कि वो वहाँ पर पढ़ाए इंग्लैंड में, लेकिन वो कामयाब नहीं रहा। द ब्रिटिश वर नॉट इंटरेस्टेड इन बीइंग टॉट टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट इस्लाम, ब्रिटिश इस चीज़ के लिए कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे कि उनको इस्लाम पढ़ाया जाए या ब्रिटिश लोग इस्लाम की कोई इज्जत करें, वो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। व्हाट, तो ये भी अंडरलाइन करें। तो नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड का वर्ड अंडरलाइन करें, ऊपर से जाके इस्लाम अंडरलाइन करें, तो पता चल गया इस पूरी लाइन में कि दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इस्लाम। व्हाट इफ इट वाज द बेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, क्या फ़र्क पड़ता है अगर ये दुनिया का बेहतरीन मजहब क्यों ना हो। दे हैड मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू थिंक अबाउट, उनके पास मजहब से बढ़कर कोई चीज़ थी सोचने के लिए जिसको प्रेफरेंस देते थे। फॉर एग्जाम्पल द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस ऑफ साइंस, अंडरलाइन करें कि वो चाहते थे साइंस के अंदर डिस्कवरीज की जाएँ, इन्वेंशंस, नई मशीनें बनाई जाएँ, वो इसमें इंटरेस्टेड थे। आज के दौर का हमारा नौजवान भी इन्हीं चीज़ों में इंटरेस्टेड है। मज़हब उसके पास है नहीं है, कितना है, गुनाह है, सवाब है, उसे कोई कंसर्न नहीं, कोई लेना देना नहीं उससे। उसको मैथ से दिलचस्पी, साइंस से दिलचस्पी, अकाउंट से दिलचस्पी, इंग्लिश से दिलचस्पी। तो तरक्की याफ्ता जो मुल्क होते हैं उनकी दिलचस्पियां भी यही थी। तो मैं ये नहीं कह रहा इससे तरक्की नहीं होगी, तरक्की होगी। द रिफॉर्म ऑफ सोसाइटी, उनका इंटरेस्ट था रिफॉर्मेशन में।
ह्यूमन प्रोग्रेस में, फ्रीडम ऑफ थॉट में, कि आज़ादाना कोई सोचे, जैसा मर्जी सोचे, जिसके मर्जी खिलाफ सोचे, इंडिविजुअल लिबर्टी और शख्सी आज़ादी, औरत भी आज़ाद, मर्द भी आज़ाद, बच्चा भी आज़ाद, बूढ़ा भी आज़ाद। अंडरलाइन कर लिया आपने। एज फॉर रिलीजन, जहाँ तक मज़हब का ताल्लुक है, वेल इफ़ इट वॉज नेसेसरी, अगर मज़हब ज़रूरी भी है और यूज़फुल, और अगर कारआमद भी है, टू हैव रिलीजन, अगर मज़हब का होना कारआमद है, क्रिश्चियनिटी वॉज गुड इनफ फॉर देम, तो उनके पास ऑलरेडी एक मज़हब मौजूद था, क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत। वेदर एज अ मैथोलॉजी, चाहे वो झूठी कहानियाँ थीं और एज अ मॉरल कोड, या वो कोई अखलाकी सबक थे, और एज अ रिचुअल सिस्टम, या रस्म व रिवाज थे। वो मज़हब में रस्म व रिवाज था, ये मज़हब चाहे अखलाकियात था, ये मज़हब चाहे झूठी कहानियाँ थी, बस यही काफ़ी था, यही ठीक था। जिस तरह हमें कोई कंसर्न नहीं यूनानियों का क्या मज़हब है, कौन कौन से देवता हैं, इसी तरह उनको कोई कंसर्न नहीं कि अरबियों का कौन कौन सा देवता है। सैयद अहमद therefore had to find other pupils to teach. सैयद अहमद को फिर नए शागिर्द तलाश करने थे पढ़ाने के लिए, टू प्रीच टू दीज कुड फाइंड आउट इन इंडिया, और ये उसने इंडिया में तलाश कर लिए। सो ही केम बैक, वो वापस आया होम इंडिया, फुल ऑफ एम्बिशंस, मकासद से भरा हुआ, प्लान से भरा हुआ, टू इम्पार्ट टू हिज मुस्लिम कंट्रीमैन, कि अपने मुसलमान जो कंट्रीमैन हैं, मुल्क में रहने वाले लोग हैं, उनको उसने इल्म देना है। कौन सा? दैट ही हैड लर्नड इन इंग्लैंड, जो उसने इंग्लैंड में सीखा, एज वेल एज इन दैट ही हैड गॉन टू देयर, और वो इल्म जो वो गया था देने के लिए, टू टीच, पढ़ाने के लिए। कौन सा देने के लिए गया था? पढ़ाने के लिए, इस्लाम गया था। बट हैड बीन अनएबल टू, लेकिन वो पढ़ा नहीं सका था। आइए आंसर क्वेश्चंस। What was the purpose of Sir Syed visit to England? सर सैयद अहमद खान का इंग्लैंड में विजिट करने का क्या मकसद था? ऊपर देखें फर्स्ट लाइन में, टू लर्न एंड टू टीच। आप इसके आंसर में लिखें, अगर आप आंसर में ये लिखते हैं टू लर्न एंड टू टीच, तो गलत हो जाएगा। आंसर शुड बी कंप्लीट, मुकम्मल हो, पूरा सेंटेंस बनाए। द पर्पज ऑफ हिज विजिट टू इंग्लैंड वॉज टू लर्न एंड टू टीच, ये ठीक आंसर है, कंप्लीट। आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए। मीन टू से आप ये नहीं लिखेंगे सर सैयद अहमद खान वॉज एन इंडियन राइटर, इंडियन स्कॉलर, ही वॉज मुस्लिम, ही वॉज वेरी गुड मुस्लिम, फिर आप क्या अगर कहें कि वो इंग्लैंड गया था इस मकसद के लिए। नो, ये आपका टू द पॉइंट आंसर नहीं है, ये आपने अपनी तरफ से चीजें डाल दी हैं। नो, टू द पॉइंट आंसर, कंप्लीट आंसर। जिस टेंस में क्वेश्चन होगा उसी टेंस में आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन पास्ट में है, यस, वॉज द पर्पस पास्ट में है, आंसर भी पास्ट में हो, पास्ट की चाहे किसी ब्रांच में हो, कोई इश्यू नहीं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड सैयद अहमद लर्न इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में क्या सीखा? वो क्या सीखा था? उन्होंने ब्रिटिश लोगों के कैरेक्टर, मैनर्स, मोड्स और इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी सीखी थी, देखी थी। He learned that British had great quality in their characters, manners and institutions, and this is a reason that they are ruling over the big part of the world. मैंने वास्ट एम्पायर को कर दिया बिग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। What were the British interested in? ब्रिटिश किस चीज में दिलचस्पी रखते थे? किस में रखते थे? They were interested in discoveries, inventions, reformation, progress and freedom. अपने सेंटेंस बनाए, सेम सेंटेंस चोरी ना करें, अपना सेंटेंस बनाए। मैंने डिस्कवरीज को सिर्फ साइंस को निकाल दिया, डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, रिफॉर्म को रिफॉर्मेशन, जो चेंज कर सकते हैं चेंज करें। वर्ल्ड सेम रहते हैं बेटा, सेंटेंस बदलते हैं। जिस टेंस में क्वेश्चन में था उसी में हमने आंसर दिया।
Why were they not interested in Islam? इस्लाम में क्यों इंटरेस्टेड नहीं थे ये ब्रिटिश लोग? They used to think that religion was not necessary for them. वो सोचते थे कि मज़हब उनके लिए ज़रूरी नहीं है, जैसे हमारे यहाँ आज मज़हब एक एक्स्ट्रा चीज़ बन गया है, नॉट नेसेसरी हो गया है. इफ़ इट वॉज नेसेसरी, अगर मज़हब नेसेसरी है भी सही, देन दे हैड क्रिश्चियनिटी, उनके पास क्रिश्चियनिटी मौजूद है, बाप दादा का मज़हब, वो आपका अरब का मज़हब क्यों लें, विद गुड मॉरल्स एंड रिचुअल्स, जिसके अंदर गुड मॉरल्स हैं और उसके अंदर रस्म रिवाज भी ठीक ठाक है. What plans did Sayyid Ahmad have to accomplish on coming back to home? क्या करना था घर आकर? His plan was more mature now. He has to accomplish it. He has to teach his countrymen the ideology of British and Islam. ये लिखेंगे. सिक्स्थ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, 15 नंबर्स का है. राइट अ प्रेसेस ऑफ द अबव पैसेज. अबव पैसेज की प्रेसेस, ऊपर जो पैराग्राफ है 9.5 लाइन्स का, ईच लाइन में अराउंड अबाउट 22-23 वर्ड्स हैं. ये टोटल पैराग्राफ मल्टीप्लाई करूँ 9.5 मल्टीप्लाई बाय 25, मैं रफली मल्टीप्लाई करता हूँ तो तकरीबन 200 प्लस वर्ड्स हैं, 220 वर्ड्स हैं, मैं कंसीडर करता हूँ. तो मेरी प्रेसेस 1/3 होनी चाहिए, यानी कि तीसरा हिस्सा बनना चाहिए. अगर ये 220 है तो 70 वर्ड्स की मैंने प्रेसेस बनानी है, यानी कि समरी. प्रेसेस का मतलब समरी. मैंने ऊपर वाले पैराग्राफ की समरी बनानी है और मैंने अब 70 वर्ड्स में लिखना है. 75 हो जाए, 66 हो जाए, कोई इशू नहीं, रफली आइडिया होता है. कुछ लोग कहते हैं कि अगर वर्ड काउंट करके ब्रैकेट में वर्ड भी लिखें, नहीं लिखने चाहिए, इतने भी सेंसिटिव नहीं करना चाहिए पेपर चेकर को. सो अपने सेंटेंस में प्रेसेस बनाएंगे, सेम सेंटेंस चोरी ना करें. मेजर आइडियाज आप पहले से अंडरलाइन कर लें, बल्कि क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं, क्वेश्चंस पढ़े हैं तो पता चल गया कौन से आइडियाज इंपॉर्टेंट है, आंसर दिए हैं पता चल गया, तो मेजर आइडियाज आपको पता है. अगर तो ये कोई एनालाइजेशन है, तज्जिया है प्रेजेंट दौर पर, तो फिर आप प्रेजेंट में ही इसको लिखेंगे. अगर ये कोई वाकया है तो फिर आप इसे पास्ट में लिखेंगे. क्या ये वाकया है? यस, ये टॉल्स्टॉय का वाकया है. अरे टॉल्स्टॉय का नहीं है, सर सैयद अहमद खान का वाकया है, मैं देख रहा था, होश में है. तो ये वाकया है, राइटर ने भी पास्ट में लिखा है, आप भी पास्ट में लिखेंगे. सिंपल इज दैट. अपनी सेंटेंसिंग में आप इस पैराग्राफ को समराइज कर देंगे और अहम चीज़ें लिख देंगे. अहम चीज़ें वही होती हैं जो आपको समझ आई हैं, जो क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, जो आप आंसर देते हैं. कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सिंपल, जो आपने क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हैं सारे आंसर्स इकट्ठे करके दोबारा लिख दें. शुरू में एक नया सेंटेंस लिख दें, एंड पर एक नया सेंटेंस लिख दें, बस. लेकिन आपने कोई आइडिया भी अपनी तरफ से नहीं डालना. अगर आपको सर सैयद अहमद खान की माँ का नाम पता है तो नहीं लिखना कि जी मुझे पता है उसकी माँ का नाम ये था. आपने वो लिखना है जो पैराग्राफ में मौजूद है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिव राइटिंग के लेक्चर्स. क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ डायलॉग बिटवीन अ ट्रबल मेकर, शरारती लड़का एंड टीचर इन द क्लास. इनके दरमियान डायलॉग हो गया है, उस्ताद शागिर्द आपस में उलझ पड़े हैं, समझे. टीचर ने आते ही गुड मैरो कहा. हाय हाय, जब आप मल्टी मैंने डायलॉग बना दिया है, हर डायलॉग हर टॉपिक के लिए वो पूरा उतरता है. उसका पहली लाइन ही ऐसी है, गुड मैरो.
गुड मॉर्निंग को कहते हैं। जॉन डन ने कहा था। पेपर चेकर आपको अप्रिशिएट करेगा, ये बच्चा पढ़ता रहता है, लिटरेरी मिजाज का है, इसने आगे आना है, टीचर बनना है, पढ़ाना है, इसको अप्रिशिएट करो। तो उसे पता नहीं हमने कौन सा फार्मूला लगाया हुआ है। जब तक पता नहीं है तो आप इस एडवांटेज से फायदा उठाइए। मल्टी डायलॉग लिखना है इसमें, फिर भी बता रहा हूं, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। रेबल की कुछ आइडियालॉजी, रेबल पोएम याद ही होती है आपको, उसी की बातें, आपके बाल लंबे हैं, आप डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, आप डर्टी हैं, लाइक दिस, इस तरह की कोई रेबल से आप कुछ चीज़ें ले लें। कुछ कोटेशंस भी आप ले लेते हैं जो आपको याद होती हैं। मैंने पोएट्री में बहुत सारी कोटेशंस दी हैं आपको, हर क्वेश्चन के एंड पर और दरमियान में 2-3 कोटेशंस हमने रखी हैं, ताकि पेपर चेक कर एक बार इंथराल हो जाए। यही वजह है बच्चे एवरेज होते हैं, इंग्लिश लिखनी भी नहीं आती, लेकिन फिर भी वो 100+ मार्क्स लेते हैं, 100+। फॉर नोट्स एंड फॉर ऑडियो लेक्चर्स माई व्हाट्सएप इज 0300 आगे सेम है 46555305। ये 0300 वाला मैंने आप लोगों के लिए लिया है नंबर, और ये मुझे 2 years की स्ट्रगल के बाद मिला है। 0300 0333 0313 तीनों कोड्स में सेम नंबर है 46555305। व्हाट्सएप 0300 में भी है और व्हाट्सएप 0333 में आपको पता है। सो नाइस ऑफ यू। नोट्स 4000 में है, ऑडियो लेक्चर्स 7000 में। डिसहार्ट नहीं होना, बल्कि हैप्पी और होपफुल रहना है। नाइस ऑफ यू।